आज के शो में। मुल्क की तारीख में पहली बार गंदुम 2400 रुपए मन हो गई। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। फ्लोर मिल्स के बात करेंगे, आटे के क्राइसिस पे पहले बात करेंगे। वजह क्या है गंदुम की कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफे के पीछे, क्या इस वक्त वजूहात हैं और कौन से अवामिल कारफरमा हैं, आज करने जा रहे हैं बेनकाब। वजह क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के डिस्पाइट ऑल द नोटिस, बार बार के नोटिस के बावजूद गंदुम की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चक्की का आटा महंगा हो रहा है, फीवन ओपन मार्केट में कीमत महंगी हो रही है। इंपोर्ट होने के बावजूद उसके समरात एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहे, इस सवाल का आगाज करते हुए और इसका जवाब हासिल करने से पहले आपको बताएं कि वजीर आजम ने फिर से क्रैक डाउन करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म साहब की कुछ अहम डायरेक्शंस आई, अहम इकदाम आए, वो क्या थे आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने गंदुम की ज़हीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन की हिदायत दी। मार्केट में वाफिर मिकदार में गंदुम और चीनी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए, ये उन्होंने इस पर हिदायत दी। और इसके अलावा गंदुम की रिलीज को मजीद बढ़ाया जाए, वाफिर मिकदार में गंदुम की दस्तियाबी को यानी रिलीज को यकीनी बनाया जा सके। दरामद की जाने वाली गंदुम यानी जो इंपोर्ट हो रही है मुल्क में पहुंचने का तफसीली शेड्यूल पेश किया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने चीन की चीनी मिलों जो है इस वक्त उनको भी कहा कि उनमें मौजूद स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाए और चीफ सेक्रेटरी को इस सिलसिले में हिदायत जारी करी। गन्ने की क्रशिंग की तारीख का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए और गन्ने की सरकारी कीमत का ऐलान भी जल्द अज जल्द किया जाए। ऐसी हिदायत चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी सिंध को दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इन एक्शन है इस वक्त। और एक अहम मसला जो आटा है, जो बुनियादी जरूरत है हर घर की, रोटी, वो महंगी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन का ऐलान किया है, लेकिन इससे पहले भी नोटिस हुए हैं। अमल दरामद क्या हुआ है और उस पर इंपैक्ट क्या हुआ है, ये सवाल और इसको उठाने से कबल आपको ये बताएं कि ईसीसी का इजलास भी हुआ। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसकी जेर सदारत इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हफीज शेख साहब की जेर सदारत, जिसमें इजलास के अंदर वज़ीर इमरान खान साहब के मुशीर अब्दुल हफीज शेख ने इसकी सदारत करी। इत्तेसादी राब्ता कमेटी ने रूस से 1,80,000 मेट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाजत दे दी और ईसीसी इजलास में रूस से दरामदी गंदुम पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म करने की मंजूरी भी दी गई। लेकिन सवाल यह कि गंदुम आ भी रही है, उसका भी इंपैक्ट और उसके भी समरात एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहे। इस सवाल से पहले आपको बताएं कि फ्लोर मिल की जो पहली जो इस वक्त जो इंपोर्ट है फ्लोर इंपोर्ट की, वो इस वक्त पहुंची पाकिस्तान, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि जो ये जो दरामद की गई वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदुम, इसकी पहली खेप जब कराची पहुंची, इसका पहला जहाज 55,000 टन गंदुम लेकर पोर्ट कासिम पर लगरअंदाज हो गया। और ये फिगर्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए। हुकूमत की हिदायत पर जो टोटल इंपोर्ट है मजमूई तौर पर 15 लाख गंदुम जो है वो दरामद की गई है, जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जो शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए है। लेकिन ये तमाम इकदामात के बावजूद आखिर गंदुम की कीमतें कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही हैं और फायदा कौन उठा रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। आसिम रजा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप ग्रुप लीडर हैं ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के, पंजाब को हेड भी करते हैं। आसिम रजा साहब, पंजाब हुकूमत तो कहती है बम्पर क्रॉप 837 रुपए की बोरी और सब कुछ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है पहला कि कौन पैसे कमा रहा है इसमें? जब फ्लोर मिल के पास आटा नहीं है, आम आदमी के पास आटा नहीं है, तो इसमें पैसे जो कीमतें इजाफी हैं, इससे फायदा कौन उठा रहा है? आसिम रजा साहब देखिए सफान भाई, बात यह है कि जो इस टाइम सूरत हाल है, ओपन मार्केट में गंदम बिल्कुल नहीं है जी। और इसी वजह से हमने बहुत पहले ये बावर करवाया गवर्नमेंट को भी और आपके थ्रू कि ये 30 लाख टन का जो शॉर्टफॉल है, इसको बाहर से गंदम इंपोर्ट करके फिल किया जा सकता है। इस पे हमने सजेस्ट किया था कि इस पे ड्यूटीज खत्म की जाएं। जिस तरह आपने बताया कि गवर्नमेंट ने ड्यूटीज खत्म की हैं, सरकारी तौर पर 15 लाख टन गंदम मुल्क में आएगी तो ये शॉर्टफॉल खत्म होगा। इस टाइम के ऊपर जो पंजाब की मार्केट है वहां पे 50 मन भी अगर गंदम पड़ी हुई थी तो वो भी लिफ्ट कर ली गई। और उसके लिफ्ट करने से हुआ क्या कि मार्केट राइज कर गई और मार्केट में गंदम ना होने के बराबर है। फ्लोर मिल्स को गंदम नहीं लेने दी गई। अब अगर गवर्नमेंट 15 लाख टन सरकारी तौर पर इंपोर्ट नहीं करती तो जो प्राइवेट सेक्टर में गंदम आ रही है उसकी प्राइस जो आज से 1 महीना पहले बुकिंग हुई थी $232 में,
अब $280 के करीब चली गई है। आप ये देखें कि ये मार्केट इंटरनेशनल जो सी है वो $280 पे जाने से अराउंड $48 का डिफरेंस आया है, और ओपन मार्केट में जो प्राइवेट गंदम आके बाहर वाली पड़ रही है वो अराउंड 2300 रुपए के करीब पिंडी में और 2250 के करीब बाकी अजला में पंजाब के पड़ रही है। तो जो इम्पोर्टर है ये चांदी इस टाइम उसकी हुई भी है जी, यानी जो इंपोर्टर है वो फायदा उठा रहे हैं और उससे प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, मिलों के पास गंदम नहीं है और आम आदमी को भी इस वक्त मुश्किलात का सामना है। तो सर ये जो क्रैकडाउन का फिर बार बार अनाउंसमेंट हो जाती है कि हम क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, ये क्रैकडाउन किसके खिलाफ है? जब बेनिफिशियरी आप लोग नहीं है या बेनिफिशियरी कोई नहीं है, तो ये क्रैकडाउन है किसके खिलाफ? आसिम रजा साहब देखिए भाई, बात यह है कि क्रैकडाउन तब करें जब प्राइवेट सेक्टर में आपने गंदम छोड़ी हो जी। आपको याद होगा कि 1.5 से 2 महीना पहले 41 लाख टन जब पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदी तो उस टाइम ये कहा गया कि हमने पिछला 10 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उस 10 साल रिकॉर्ड टूटने से क्या हुआ कि आपने टोटल मार्केट को ड्राई कर दिया, और टोटल मार्केट को ड्राई करने से उसका खमियाजा हमने क्या भुगता कि जो रेट दिसंबर या जनवरी में जाके बनने थे गंदम के वो जून के अंदर हो गए और बल्कि मई में हो गए, और गवर्नमेंट को इन एडवांस 2 महीने पहले 3-2.5 महीने पहले गंदम इशू करनी पड़ी और 9 लाख टन गंदम इशू हुई। अब ये वो 9 लाख टन वही है जो एक्सा खरीदी गई थी। अगर ये मार्केट में होती तो मार्केट मैकेनिज्म ये सारा सिस्टम खुद से चला रहा होता और ना इतनी हाइप आती रेट्स की, और ना ये रेट्स जो अभी मौजूद हैं ये इन दिनों में होते हैं, दिसंबर में जाके कहीं बनते हैं। और जो इंपोर्ट हो रहा है तो इसका फायदा कब पहुंचेगा आम आदमी तक, या पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, या इतनी हाई प्राइसेस पे इंपोर्ट है कि फायदा पहुंचने की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए? इस बता साहब जी भाई, गुजारिश ही है कि जो इस टाइम इंपोर्ट हो रही है उसकी मैंने जिस तरह कॉस्ट बताई, लाइक अगर हम बात करते हैं पहला जहाज जब प्राइवेट सेक्टर का आया तो 330 रुपए किराया था लाहौर तक का, इस टाइम पे वो किराया बढ़ के 500 रुपया क्रॉस कर गया है। और जैसे जैसे गंदम की आमद सरकारी सतह पर और प्राइवेट सेक्टर में होती रहेगी ये किराया मजीद इंक्रीज करेगा, गंदम की प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगी, इनके नीचे आने का कोई चांस नहीं है गंदम की प्राइसेस के, अनलेस एंड अनटिल के अगले साल की जो क्रॉप आएगी उस टाइम पे या गवर्नमेंट इंटरवीन करे और गवर्नमेंट खुद से कोई सब्सिडी अनाउंस करे, तब जाके आवाम को सस्ता आटा मिलेगा। अदरवाइज प्राइवेट गंदम कहां तक, लास्टली असर साहब कहां तक जाते हुए देख रहे हैं कीमतों का, आप कोई अंदाजा? देखिए मैं ये समझता हूं कि जो इस टाइम पे गवर्नमेंट्स हैं, लाइक सिंध गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि फौरी इजरा शुरू करें गंदम का, और पंजाब हुकूमत को चाहिए कि जो पिछले साल इन दिनों के अंदर गंदम का इजरा हो रहा था वो अराउंड 24,000 टन था, वो अपनी रिलीजेस 24,000 टन पे लेके जाएं। इस टाइम पे 17,000 टन जो है वो गंदम रिलीज हो रही है, और 17,000 टन गंदम रिलीज होने का मतलब है कि तकरीबन 7,000 टन का योमिया शॉर्टफॉल है रिलीज के अंदर। और आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कीमतें मजीद बढ़ेंगी यहाँ से, इस पे जब तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, इंटरवीन नहीं करती है मार्केट में, आपको लगता है कीमतें बढ़ी हैं, जो कि एक बड़ी बुरी खबर है इस वक्त है, नाज़रीन सबके नहीं है, क्योंकि गंदम की कीमतों में मजीद इजाफा होगा तो आपका जो हाउस होल्ड बजट है, आपकी पहुंच से गंदम अगर दूर होगी, जो बेसिक नेसेसिटी है, महंगाई कहां पहुंचेगी इसका अंदाजा लगाना चाहिए और सही मायनों में इफेक्टिव एक्शन होना चाहिए। आसिम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक लेते हैं और एक और अहम तरीन स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक और मासूम बच्ची दरिंदों का बनी शिकार, इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने एक और सिफाकी से कत्ल जो इस वक्त हुआ 2.5 साला मासूम ज़ैनब, ज्यादती के बाद एक और कत्ल, और इसके पीछे भी इस वक्त पुलिस लगी हुई है कि तफ्तीश करके पहुंच सके। लेकिन यह मामला बड़ा बेदर्दी और बड़ा सफाकाना है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये कातिल पकड़े जाएंगे और इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। और ये बात बार बार हम दोहराते भी हैं, आपको बताते हैं कि वाकया हुआ क्या। दरअसल वाकया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के जिला 4 सदा पर 2.5 साल की बच्ची ज़ैनब, उसकी लाश खेतों से बरामद हुई। सफाक शख्स ने मासूम बच्ची ज़ैनब को ज्यादती करने के बाद तेजधार आले से पेट चाक करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले। तफ्तीशी टीम के मुताबिक
और अस्पताल का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के साथ 18 घंटे पहले ज्यादती की गई। डीएनए के लिए बच्ची के जिस्म के नमूने खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर भेज दिए गए और पुलिस का कहना है कि बच्ची के जिस्म के पर जो तशद्दुद के निशानात हैं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कहा गया है कि मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, ऐसा हुक्म उन्होंने जारी किया है और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इस अहम तरीन स्टोरी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस पर शाहिदा जमी साहब मौजूद हैं, सनल अब्बासी साहब भी हमारे साथ होंगे कुछ देर में। शाहिदा जमी साहब पहले आपसे पूछूंगा, शाहिदा जमी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, क्योंकि बार बार ये वाकयात हो रहे हैं, सनल अब्बासी साहब से प्रोग्राम का आगाज करते हुए, सनल अब्बासी साहब आईजी खैबर पख्तूनख्वा है, सनल अब्बासी साहब पुलिस क्या कर रही है, कहां तक पहुंचे हैं और किस तरह इस वक्त आप साइंटिफिक तरीके से इन मुजरिमान तक पहुंचेंगे इस वक्त? सनल अब्बासी साहब क्या आज़म है पुलिस का? बड़ी मेहरबानी आपकी। आज मैं खुद भी गया हुआ था, डीपी और डीआईजी ने तो वहाँ पे मौके पर गए थे जी। तो बेसिकली एफआईआर रजिस्टर हो गई है, फॉरेंसिक एविडेंस के तहत तफ्तीश चल रही है, उसमें फिंगरप्रिंट्स और डीएनए की टेस्टिंग करवा रहे हैं। ये जितने भी केसेस होते हैं वो ब्लाइंड केसेस होते हैं, तो हमारी अभी कोशिश है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके ही मुल्जिमान तक पहुँचाया जाए। सर कोई वालिदैन ने शक का इजहार किया किसी पे, क्योंकि अमूमन होता है कि वालिद शक पे इजहार करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैं वालिद से मुलाकात हुई मेरी, किसी ने कोई भी शक का इजहार नहीं किया, लेकिन हम हर जाविये से उसको देख रहे हैं, जितने भी जाविये हैं उन सारे जावियों से देख रहे हैं। अच्छा, और अब तक सनल अब्बासी साहब कोई गिरफ्तारी इस सिलसिले में हुई है कि सर्च ऑपरेशन तो हुआ है, कोई गिरफ्तारी की है आप लोगों ने अभी तक? वैसे मैं आई के जंप टू द कंक्लूजन ना, कुछ तफ्तीश चल रही है, अभी कोई बातचीत की जाएगी तो इट मे प्रीजुडिस द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और ऐसे ना हो कि मुल्जिमान। अच्छा, और ये जो हादसा, ये जो वाकया है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? किस तरह ये जो लाश बच्ची की मिली, इसकी क्या कैफियत थी, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, बच्ची की पहले मिसिंग रिपोर्ट हुई थी कि बच्ची इज मिसिंग 2 दिन से। अच्छा, तो वो उसके बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी थी। उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली उसमें किसी जगह से, तो उसके बाद अभी पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम में अभी ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं मिली, जैसे वो मिलेगी तो कुछ हम कहने की पोजीशन में होंगे। और लाश जो थी तशद्दुद ज़्यादा थी इस वक्त? हाँ, बिल्कुल, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आती। जब रिपोर्ट आएगी और आपके साथ शेयर भी की जाएगी इंशाल्लाह। और जितने भी पहले वाकयात हुए हैं उन सारे वाकयात में मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह इसके भी मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे, उनके किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, आपका अज़म है सनल अब्बासी साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शाहिदा जमील साहबा, ये आप आईजी खैबर पख्तूनख्वा को आपने सुना है इस वक्त। शाहिदा साहबा, ये बार वाकयात हो रहे हैं, पुलिस कह रही है कि हम गिरफ्तार करेंगे, क्या लगता है और इसकी फुल स्टॉप किस तरह हो सकता है इस वक्त? शाहिदा साहबा, इस मामले पर किस तरह फुल स्टॉप हो सकता है? शाहिदा जमील साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इसे हो सकता है जब तक कि हम पकड़ा लाएं लोगों को। हमारे यहाँ 2-3 मसले, एक तो है कि आपको आवाज आ रही? जी, बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी, शाहिद साहब आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसमें 2-3 पहलू। एक तो है कि वालिदैन को भी समझाना, अपने बच्चों को इस तरह से गली में और ऊंचे जगहों में बगानी के ना खेलने दे। ये एक हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि ये जितने केसेस हैं, ये इन बड़ा जाल है जिसके अंदर बाकायदा तस्वीरें ली जाती हैं और इसको बेचा जाता है। इसमें एक कमर्शियल एस्पेक्ट है जो हमारे समझिए कि डार्क तमाम फैला। सारी दुनिया में ये चीजें सामने आई जिसको हम कहते हैं पीडोफाइल। ये पीडोफाइल नेटवर्क्स बन जाती है, लोगों को पैसे मिलते हैं ये चीजें करने। लेकिन तीसरी चीज जो है, जब ज्यादती होती है तो उसमें समझिए कि 99% वो लोग होते हैं जो बच्चे को पहले से जानते हैं या बच्ची को पहले से जानते हैं और करीबी होंगे, या रिश्तेदार हो सकते हैं या जानने या पड़ोस से हो सकते हैं। और वहां पे बाकायदा तरीके इस जाल को बढ़ेगा। जब तक आप सिर्फ आदमी को पकड़ लेंगे, परिंदे को, और उसके पीछे जो पूरा जाल है उसको आप नहीं उसके ऊपर तफ्तीश करेंगे, तो मेरे
बहुत मुश्किल होगा। यहाँ सनाउल्लाह अब्बासी साहब हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ। ये हमारे पुलिस फोर्स के बहुत उम्दा रुकन है, बहुत बिल्कुल है, अच्छे ऑफिसर हैं। मैं उनसे कहूंगी कि आप हमें बताएं कि पकड़ कर उसको तो यहाँ पे महदूद रखना एक वाकई पे बात नहीं बनती। सही कह रही हैं आप। और मैं कामरान बंगश साहब को भी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करा दूं। आप मुशीर हैं वजीर आला खैर वहाँ के कामरान बंगश साहब। तो कामरान बंगश साहब, मैं ये शाहिदा जमीन साहब ने बात बड़ी अहम की, सनाउल्लाह अब्बासी साहब भी साथ थे। क्या आपकी इंटेंशन है, अज़म क्या है इस पर? बंगश साहब, कितने घंटों में और कब तक क्या टारगेट सेट किया है वज़ीर आला ने? कब तक गिरफ्तार करना है? आपकी मुलाकात हुई है? आपकी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्या आप लोगों ने कोशिश की अब तक इस मामले को मंतक जानता पहुंचाने के लिए? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये जो वाकया हुआ है इंतहाई दरिंदगी की, ये जो है वो हदें क्रॉस की है, अफसोसनाक वाकया है। मेरी बहन ने जैसे बातें की, मैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूँ। अभी आपकी शायद बात भी हुई होगी यकीनन आईजीपी साहब के साथ। कल रात को वज़ीर आला साहब को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने सख्त नोटिस दिया और आईजीपी साहब को उन्होंने हिदायत जारी की कि वो फौरन चाहे वो कुआ पर पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले मेरी डीपीओ चारसदा के साथ भी बात हुई है, आईजीपी साहब खुद पहुंचे थे उधर। तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पुलिस पे फख्र करते हैं कि वो बड़ा एक्टिवली और इफेक्टिवली इन मामलात में हमेशा पहल करती है। लेकिन ये स्पेसिफिक इशू जो है इसके ऊपर तो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। मुझे पुलिस ने जो मालूमात दी है, उन्होंने साथ में ये भी रिक्वेस्ट की है कि हम ज्यादा इसको पब्लिक ना करें, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो भी देख रहे होते हैं और वो फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह जो हमारी पुलिस है और स्पेशली जो फील्ड फोर्स है, जो डीपीओ चारसदा हमारे बहुत यंग एनर्जेटिक पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी इसको खुद देख रहे हैं और इंशाल्लाह जो हमारी सारी इंतजामिया है वो इस केस के पीछे अभी लगी हुई है। इंशाल्लाह इसको हम कैफर किरदार तक पहुंचाएं। तो ये आपका अज़म तो इस पर, लेकिन ये कमरा साहब मुझे बताइए कि आप जो इस पर अब तक जो हुआ है, कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है? आईजीकेपी ने भी कहा है हमें इस पर, तो कितनी जल्दी है, कब तक मुमकिन है? क्या आप लोग ट्रैक कर रहे हैं? आप लोग किस तरह फॉलो कर रहे हैं डीएनए रिपोर्ट्स और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? कमरा साहब को बता सकते हैं? देखिए, पोस्टमार्टम हो गया है, जो ज़ैनब बची है हमारी उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। जो स्वैब है और सैंपल्स हैं वो फॉरेंसिक के लिए जा चुके हैं ऑलरेडी। जो पुलिस की हमारी सारी टीम्स है और जो लोकल लीडरशिप है वो फैमिली के साथ हम राब्ते में हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ट्रेस डाउन कर देंगे। जैसे मेरी बहन ने कहा कि ये ज्यादातर ये इश्यूज जो है वो फैमिली से रिलेटेड या जो लोग जानते होते हैं वो उस तक कड़ियां मिलती हैं। तो हम सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं वज़ीर आला साहब भी इस मामले को, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम बहुत जल्द मुजरिमों तक पहुंच पाएंगे और उनको इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। और शाहिदा जमीन साहब, आप क्योंकि आप कुछ कहना चाहिए कि आप इस वक्त कह रही थी कि इसको फुल स्टॉप लगाने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? व्हाट आर दोज मेजर्स शाहिदा जमीन साहब? फुल स्टॉप करने के लिए हमें बाकायदा अपनी पकड़ कि हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट लाना है, बेहतरीन करना है। हमारे ऑफिसर्स में कोई कमी नहीं, अगर ट्रेनिंग मिले, उनको आलात मिले, उनको चीजें मिले, फोरेंसिक्स लैब्स हो, हमें इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इस चीज को सामने लाना है ताकि किसी को जुर्रत ना हो काम करने की, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि अगर वो करेंगे तो वो पक्के कैफरे किरदार तक पहुंचाए जाएंगे कामयाबी से। अगर ये हमारी कड़ी इंसाफ की मजबूत होती है तो फिर हमारे ऑफिसर्स सब फिर उस सही मानों में कामयाब होंगे। अगर ये नहीं होगा और गवर्नमेंट हमारी पीछे रहेंगी इन मामले में तो मेरे ख्याल में हमारे ऑफिसर जो है बार बार नाकाम होते जाएंगे और मामला रुकेगा नहीं। ये बाकायदगी से बहुत कमर्शियल आइटम बन जाएगा। ये खतरनाक है और लिहाजा इसमें गवर्नमेंट्स को फौरी तौर पे इसमें नजरसानी करनी चाहिए कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सही मानों में। और आप जो कह रही है शाहिदा साहब, ये बड़ी अहम बात है। और कमरा साहब, आप इस पर आप लोग देख रहे हैं इस पहलू को कि ये बाकायदा एक गैंग ऑपरेट करता है, नेटवर्क्स हैं जो ऑपरेट करते हैं और वो मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेट करते हैं। दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्ट भी नहीं हो सकती, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल एक्ट हो, ये पूरे गैंग्स और ग्रुप्स होते हैं। इस एंगल से देख रही है गवर्नमेंट आपकी इसको? कमरा साहब, हम इसको मल्टीपल एंगल से देख रहे हैं। जैसे मेरी बहन ने फरमाया, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो डार्क वेब की इन्होंने बात की कि डार्क वेब के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, तो साथ ही साथ जो हम एक अवेयरनेस का भी स्कूल्स में और उसमें भी हम काम कर रहे हैं कि फैमिलीज को हम अवेयर करें
ये बच्चों को एजुकेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ स्कूल्स में और पुलिस स्टेशन में भी हमारी पूरी एक स्ट्रेटेजी तैयार है जिसको हम बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करें। और इसके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट में जो तरामीम की है वो अभी इंशाल्लाह अगले असेंबली सेशन तक हम उसको प्रेजेंट कर देंगे, जिसमें हमने सख्त से सख्त सजाएं प्रपोज किए और एक इंडेक्स हम बनाने जा रहे हैं। हम एक रजिस्टर मेंटेन करने जा रहे हैं जिसमें इस तरह के वाकयात को बड़ा टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली देखेंगे। हम पुलिस की भी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें कि हम हर पुलिस स्टेशन में जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक काउंटर इस्टेब्लिश करें जिसमें बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो स्पेसिफिकली डील हो। और जैसे इन्होंने फरमाया पुलिस की हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अभी इस स्पेसिफिक केस में और बाकी जितने केसेस हैं हमने बहुत जल्दी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केसेस हल किए हैं। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, इसको हम देख रहे हैं मल्टीपल एंगल से। ये एक तरफ से नहीं देखा जा सकता, फैमिली के इश्यूज पे भी हो सकते हैं, जो एक्वेंटेंसेस है जिन लोगों के साथ लोगों की जान पहचान होती है वो फैक्टर भी है। तो हम मल्टीपल एंगल से इसको देख रहे हैं। सही। और शाह साहब आप क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि इस एंगल से देखा जा रहा है पूरे मुल्क में पड़ रहा है, शाह साहब आप कानूनी तौर पे आप खुद वजीर कानून रही है शायद समीर साहब, कोई नया कानून सजा इबरतनाक दी जाए, लोग कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए और सरेआम सजाएं होनी, सड़कों पर लटकाया जाए, ये सब बातें आती हैं, क्या ये रोक सकती है इनको शायद समीर साहब ये चीजें? नहीं, कुछ नहीं। आपके पास कानून मौजूद है जिनमें फांसी बाकायदा सजाए मौत मौजूद है। सजाए मौत से ज्यादा तो कुछ नहीं मिल सकती, तो वो मौजूद है, उसके बावजूद हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है पकड़ में कमजोरी है, ऑपरेशनल वीकनेस है। ऑपरेशनल वीकनेस के बाकायदा स्टडी करके उसको आप मुअस्सर बनाएं। मुअस्सर नहीं है, लोग काम करते और ये जुर्म करते और गायब हो जाते और नामालूम अफराद हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो एक बंदा लटकता है 10 बंदे छुट जाते हैं। ये सिस्टम को आपको बेहतर करना होगा और जब पता चलेगा मुजरिम को कि उसको डर में आएगा तब वो ये चीजें रुकेंगी। अगर इस वक्त उसको कुछ डर नहीं है, वो करता जा रहा है, वो सोचता है कि वो निकल जाएगा हाथ से, ये खतरनाक सूरत हाल है। ये बात फैलते फैलते बहुत ज्यादा फैल सकती है मुल्क में, लिहाजा इसको फौरी तौर पे हुकूमत को प्रायोरिटी देके इसको रोकना लाजमी है ताकि सही सिग्नल्स क्रिमिनल कम्युनिटी को जाएं कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर करेंगे तो फिर भरेंगे। नोटेड शायद साहब, और आपने बड़ी अहम बात की है। कामरान मंगा साहब का भी शुक्रिया, आईजी केपी शुक्रिया, और अज़म का इजहार कर रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी और जल्द होगी। हम उम्मीद करते हैं कि गिरफ्तारी जल्द होगी, ना सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि ऐसे मामलात मंतकी अंजाम तक केसेस पहुंचेंगे और आगे के नहीं एज अ टेस्ट केस देखा जाएगा ताकि मजीद ऐसे वाकयात ना हो। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक बड़ा अहम कौमी पैगाम जो आप सबके लिए है और बिलखुसूस वालिदैन के लिए है, अपने बच्चों के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिएगा। पोलियो के नए केसेस अभी भी रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में, और वजह क्या है कि पाकिस्तान अब तक इस मर्ज को शिकस्त नहीं दे सका है और इसकी रोकथाम के लिए हमें करना क्या चाहिए इनफरादी तौर पर भी और बहैसियत कौम भी और बहैसियत हुकूमत, अथॉरिटीज, पॉलिसी मेकर्स भी। डॉक्टर आतिफ हफीज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सदर है, मजलिस शूरा के रुकन है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया प्रोग्राम में। ये मुझे बताएं कि क्यों जरूरी है, पहले तो ये बताएं कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं और पोलियो टीम को इनकार ना किया जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने खुद अभी जिक्र किया कि सारी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, सिर्फ दुनिया भर में 2 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान, जहाँ पोलियो खत्म नहीं। अफगानिस्तान के मुतालिक जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक स्टेबल कंट्री है, बरसा बरस से वहाँ एक खाना-तंगी और जंग की कैफियत है, तो जाहिर है वहाँ अगर ये पोलियो खत्म नहीं होता तो कुछ बात समझ में भी आती है कि वो एक डिस्टर्ब एरिया है, एक इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और अमन व अमान के हिसाब से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है, तालीम भी कम है। लेकिन पाकिस्तान में तो अब आप सोचें कि इससे पहले एक नाइजीरिया तीसरा मुल्क था, लेकिन इस साल उन्होंने उसको भी पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान जहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद पढ़े लिखे लोगों की है और लोग समझदार हैं और अपना अच्छा बुरा भी समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारी ऐसी उलझनों में या ऐसी गलतफहमियों का शिकार हैं जो कि हमें अपने बच्चों को माजूर होने से बचाने के मामले में हायल हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये किसी कोई साजिश है या इसके जरिए बच्चे जो है वो
बच्चों के जब बड़े होते हैं तो उनके बच्चे पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, या इसको कोई इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, या ये कि इससे पोलियो हो जाता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सिर्फ एक मफरूज़े हैं और इनकी कोई हकीकत नहीं है। किसी भी लिहाज से इसको पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो नुकसानदेह नहीं, बल्कि जाहिर है कि फायदेमंद है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी तौर पर ये कतरे इसके पिलाने चाहिए। 2 कतरे जो है वो इनको अपाहज बनाने से रोक सकते हैं, सिर्फ 2 कतरे। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान क्यों पीछे है आपके नजदीक? आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है? मैंने अभी बताया ना कि ये जो तारीख हमली जिस चीज को डिस्कस करते हैं वो यही होता है कि मिथ है। हम हर चीज में एक तो बैनुल अक़वामी यहूद और हुनूद की साजिशें लेकर आ जाते हैं। तो अब उसमें यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, सारी दुनिया में कोई पाकिस्तान एक अकेला इस्लामी मुल्क तो है नहीं। सारी दुनिया के इस्लामी मुल्क को यही खतरे पिलाए गए हैं और वहाँ पे पोलियो खत्म हो गया और वहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज ऐसी डेवलप नहीं हुई। दूसरी चीज जो है वो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं इसको पिलाने से शायद पोलियो ही हो जाएगा, तो ऐसा भी कोई चीज नहीं है कि केस रिपोर्ट नहीं है। तो ये मैंने जैसे अर्ज किया आपसे कि बुनियादी तौर पर लोगों के अंदर गलतफहमियां हैं और मिथ हैं, और उसको जो है वो एक लिहाज सकते हैं कि उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं फ्यूचर में जाकर। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये ना पिलाने से जो चूंकि जो वालिदैन देख रहे हैं उनके लिए पैगाम ये कि जो ना पिलाते हैं माजूरी है, जो नुकसानात हैं वो क्या है? आप चाहें तो आप प्लीज इलेबोरेट भी कर दें लोगों को, ताकि जो देख रहे हैं घरों पर और उनके पास टीम आए तो उसको इनकार करते हुए सोचे जरूर कि क्या नुकसानात हैं। देखिए जी, बिल्कुल एक सीधी सी बात है कि 5 साल से कम उम्र बच्चे जो पोलियो खतरे नहीं पीते हैं, और पोलियो जो होता है वो अब इसमें एक और इसका जो पहलू है वो ये है कि ये ओरोफिकल रोड से ट्रांसफर होता है, यानी कि एक कंटामिनेटेड पानी है या किसी ने बच्चे को यानी पकाने के रास्ते ये निकलता है फुजले के अंदर, और फुजले के अगर हाथ ना धोए जाए या वो फुजला, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा सीवरेज के अंदर पानी मिक्स हो जाता है, पीने का पानी, और हमारे यहाँ अभी तक जो खौफ है ये कि साफ पानी का वो अभी तक मैसर नहीं है लोगों को, तो उसके अंदर ये कंटामिनेशन होगी, इसके फुजले के असर पाए जाएंगे। वो बच्चे जब पानी पिएंगे तो फिर वो पेट के रास्ते से जो है वो नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं और बच्चों को अपाहज कर देते हैं। उनके हाथ पैर खराब हो जाते हैं, यूजुअली जो है वो पैर खराब हो जाते हैं, मासूर हो जाते हैं, चलने फिरने से जो है वो रह जाते हैं और सारी उम्र बैसाखियों के ऊपर या भीड़ के ऊपर वो जिंदगी गुजारते हैं। तो जो जिन बच्चों के वालिदैन जो है वो ये चीज देखते हैं, वो आप सोचें कि वो कितनी तकलीफदेह चीज है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताऊं कि मैं खुद, क्योंकि मैंने ये तकलीफ इसलिए देखी है कि 1960 में मेरी बड़ी बहन की पैदाइश हुई थी और 61 में उनको पोलियो हो गया था। उस वक्त तक ये पोलियो के खतरे और ये तमाम चीजें नहीं थी, तो वो खुद जो है वो पोलियो से गुजरी है। तो मैंने अपने घर में अपने एक बहन को जो है वो देखा है कि जो यकीनी तौर पर आपका बड़ा अहम पैगाम है डॉक्टर साहब। इस्लामिक जो एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन, उसके आप साबिक सराय में हमें ज्वाइन कर रहे थे और अहम पैगाम आपके लिए इस वक्त उन्होंने दिया। फॉर फीडबैक आपको ब्रेक के बाद आगे कंक्लूड करेंगे और बताएंगे कि फीडबैक कहाँ दे सकते हैं और कंक्लूजन करेंगे इस प्रोग्राम का। हमारे साथ रहेंगे।